आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे मुश्किल सवाल पर गौर करने वाले हैं। असली आज़ादी क्या है? क्या ये सिर्फ देश की सीमाओं या राजनीतिक अधिकारों तक सीमित है, या इसका कोई गहरा व्यक्तिगत मतलब भी है? बिल्कुल। आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये संजय सेठी के दिए गए कुछ विचारों और लेखों पर आधारित है, जो हमें स्वतंत्रता और मानसिक गुलामी के बीच के फर्क को एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो थोड़े बेचैन कर देने वाले नजरिए से देखने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का मकसद है स्वतंत्रता शब्द को उसके असली रूप में समझना। स्वतंत्रता। हाँ, जैसा कि सेठी अपने विश्लेषण में तोड़कर बताते हैं, इसका मतलब है स्वयं का तंत्र विकसित कर लेना। एक ऐसा सिस्टम जो बाहरी दुनिया पर नहीं बल्कि आपके अपने अंदर टिका हो। अच्छा, चलिए इसी विचार की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो शुरुआत करते उस जड़ से जहां सेठी का मुताबिक सारी समस्याएं पैदा होती हैं। उनका तर्क मतलब काफी सनसनीखेज है। है तो। वो कहते हैं कि समाज में हम जो कुछ भी गलत देखते हैं, बीमारी, अपराध, गरीबी, अहंकार, लालच, सब कुछ। इन सब की जड़ एक ही है, भय। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? गरीबी का डर से क्या लेना देना? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और सेठी के अनुसार ये डर सिर्फ मतलब किसी चीज से सहम जाने वाला डर नहीं है। ये एक मानसिक अवस्था है। ओके। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, मौत नहीं मारती है, भय मारता है। भय मारता है। हाँ, इसका मतलब है कि असली मौत शारीरिक नहीं बल्कि वैचारिक है। जब डर हम पर हावी होता है तो हमारे सोचने की क्षमता को ही मार देता है। हम नए विचार पैदा करना बंद कर देते हैं। अच्छा, तो ये वो डर है जो हमें पंगु बना देता है, कुछ नया करने या सोचने से रोकता है। स्रोत में इसके लिए एक बड़ा तकनीकी सा शब्द इस्तेमाल हुआ है, मोटर न्यूरॉन्स के पहियों का रुक जाना। हाँ। ये सुनने में भारी लगता है, इसका असल में क्या मतलब है? हाँ, और मोटर न्यूरॉन्स शब्द का इस्तेमाल यहाँ बहुत सटीक है। आसान भाषा में समझें तो ये वही न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो हमारे दिमाग के आदेशों को शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती हैं। मतलब एक्शन के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल, कर्म के लिए जिम्मेदार है। तो जब सेठी कहते हैं कि डर से इनके पहिए रुक जाते हैं, तो इसका मतलब है कि डर हमारी स्वतंत्र रूप से कुछ करने की, अपने विचारों पर अमल करने की क्षमता को ही जाम कर देता है। और जब हमारे खुद के विचार रुक जाते हैं और हम दूसरों के दिए गए विचारों या रास्तों पर चलने लगते हैं, सेठी के हिसाब से वही असली गुलामी है। एग्जैक्टली। वही असली गुलामी है। मतलब गुलामी लोहे की रंजीरों में नहीं बल्कि दिमाग के इस जाम हो जाने में है। यहीं पर एक और दिलचस्प मिसाल दी गई है। मस्तिष्क की अवस्था को एक संगीत की तरह बताया गया है। हाँ। ये सुनने में बहुत खूबसूरत लगता है। अरबों न्यूरॉन्स हैं जो एक दूसरे से लगातार संवाद करते हैं। जब हम स्वस्थ और शांत होते हैं तो ये संवाद एक सुरीले संगीत की तरह होता है, एक सामंजस्य में, एक हार्मनी में। हाँ, हार्मनी में। लेकिन जब हम पर तनाव, चिंता या डर हावी होता है तो ये लय टूट जाती है, ये संगीत बिखर जाता है, न्यूरॉन्स का तालमेल बिगड़ जाता है। अच्छा। और स्रोत के अनुसार यही बिखराव मनोरोगों की जड़ है। ये हमारे अपने तंत्रिका तंत्र के सामंजस्य का टूटना है। तो अगर डर वो बीमारी है जो हमारे दिमाग का संगीत तोड़ देती है, तो इस डर का सबसे बड़ा कारण क्या है, या आता कहां से है? स्रोत के मुताबिक इस टूटन का सबसे बड़ा कारण है निर्भरता। निर्भरता, डिपेंडेंस। और यहाँ दुख शब्द की जो व्याख्या की गई है वो सच में हैरान करने वाली है। दुख को तोड़ा गया है दू प्लस खामे, जिसका मतलब बताया गया है दूसरा खाने वाला। एक मिनट, क्या दूसरा खाने वाला? ये तो बहुत ही चौंकाने वाली व्याख्या है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे ज्यादातर रिश्ते, जिन्हें हम प्यार, भरोसा या अपनेपन का नाम देते हैं, सेठी के अनुसार एक तरह की निर्भरता हैं जो हमें अंदर से खा रही हैं। बिल्कुल। ये सोचना भी बहुत अजीब और तकलीफदेह है। बिल्कुल। और सेठी का सिद्धांत इस मामले में बहुत कठोर है। वो कहते हैं कि किसी पर विश्वास मत करो, यहाँ तक कि अपने परिवार पर भी नहीं। उनका जोर इस बात पर है कि अपनी खुशी, अपनी सुरक्षा और अपने भविष्य का नियंत्रण किसी और के हाथ में कभी मत दो, चाहे वो कोई भी हो। मुझे लगता है यहाँ उनका मतलब शायद अंधविश्वास से है, ना कि प्रेम या देखभाल से। शायद। वो विजयपत सिंघानिया का उदाहरण देते हैं, रेमंड ग्रुप के मालिक, जिन्हें उनके ही बेटे ने घर से निकाल दिया। हाँ, ये तो खबरों में था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी बनाई हुई हर चीज का नियंत्रण अपने बेटे पर विश्वास करके उसे सौंप दिया था। वो निर्भर हो गए और उस निर्भरता ने उन्हें खा लिया। तो निर्भरता एक तरह का मानसिक जहर है जो धीरे धीरे हमारी अपनी प्रणाली को खोखला कर देता है। इस विचार को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए
स्रोत में दो बिल्कुल अलग-अलग जिंदगियों की तुलना की गई है हाँ, और ये तुलना इस बात को बहुत साफ कर देती है। हाँ, ये तुलना कमाल की है। एक तरफ सड़क पर सब्जी बेचने वाला एक आम आदमी है। ठीक है। वो सुबह मंडी जाता है, सब्जी लाता है, दिन भर बेचता है और शाम तक शायद 400-600 रुपए कमाता है। दिन भर की शारीरिक मेहनत से बुरी तरह थक जाता है। और दूसरी तरफ एक पढ़ा लिखा टॉप आईटी कंपनी में काम करने वाला इंजीनियर है जो महीने के 10 लाख रुपए कमाता है। अब जाहिर सी बात है, समाज की नजर में तो इंजीनियर कहीं ज्यादा सफल और बेहतर जिंदगी जी रहा है। हाँ, ऊपरी तौर पर तो यही लगता है। लेकिन सेठी का नजरिया ठीक इसका उल्टा है। बिल्कुल, उनके अनुसार वो सब्जी वाला ज्यादा स्वतंत्र और ज्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि दिन भर की मेहनत के बाद जब वो घर जाता है तो उसे बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद आ जाती है। उसे सोने के लिए शराब या नींद की गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। उसकी जरूरतें सीमित हैं और उसका मन शांत है। जबकि वो लाखों कमाने वाला इंजीनियर, वो शारीरिक रूप से थका नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से इतना बेचैन है कि बिना 2-4 पैक शराब या नींद की गोलियों के सो नहीं सकता। सही। तो यहाँ गलती पैसे की नहीं, बल्कि उस पैसे से जुड़ी गुलामी की है। मतलब इंजीनियर असल में अपनी महंगी गाड़ी, बड़े घर और ऊंचे लाइफस्टाइल की इच्छाओं का गुलाम हो गया है। सही पकड़ा। वो अपनी इच्छाओं का गुलाम है और वो इच्छाएं उसे लगातार एक दौड़ में बनाए रखती हैं। और अच्छा फोन, और बड़ी गाड़ी, और शानदार छुट्टियां। ये एक ऐसा नशा है जो उसे अंदर ही अंदर खोखला बना रहा है। उसे लगता है कि वो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, पर असल में उसकी इच्छाएं उसे नियंत्रित कर रही हैं। वो निर्भर है। हाँ, अपनी नौकरी पर, अपने स्टेटस पर, अपनी अगली तनख्वाह पर। तो एक तरफ कम पैसे में आज़ादी है और दूसरी तरफ ज्यादा पैसे में इच्छाओं की गुलामी। लेकिन स्रोत इस गुलामी को और भी गहरे और शायद सबसे तकलीफ देह। तनख्वाह पर। तो एक तरफ कम पैसे में आज़ादी है और दूसरी तरफ ज्यादा पैसे में इच्छाओं की गुलामी। लेकिन स्रोत इस गुलामी को और भी गहरे और शायद सबसे तकलीफदेह स्तर पे ले जाता है। हाँ। एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जिसे अंग्रेजी में जिगोलो कहते हैं, यानी एक ऐसा पुरुष जो अमीर, अक्सर उम्रदराज महिलाओं को अपनी सेवाएं देता है और उसके बदले में पैसे लेता है। हाँ, और ये मानसिक गुलामी का मतलब चरम उदाहरण है। उस पॉडकास्ट के अंश में वो व्यक्ति जो लाखों कमाता है, अपनी हालत बयान करता है। क्या कहता है वो? उसका एक वाक्य ही सब कुछ कह देता है। वो कहता है, मैं बॉडी से थक गया हूँ, मन से थक गया हूँ और भावनाओं से थक गया हूँ। मुझे अंदर से खालीपन महसूस होता है। ये सुनना भी कितना भयानक है। वो पैसे के लिए पूरी तरह से उन महिलाओं पर निर्भर है। उसे अपनी मर्दानगी बनाए रखने के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं। मतलब जिस चीज के लिए उसे पैसा मिल रहा है, उसका शरीर, उसकी जवानी, वही उसकी सबसे बड़ी कैद बन गई है। और कैद भी कैसे? स्रोत में बताया गया है कि उसका अच्छा दिखना ही उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन गया है। वो अब एक सामान्य जीवन जीना चाहता है, शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी ग्राहक, जिन पर वो पैसों के लिए निर्भर है, उसे ऐसा करने नहीं दे रही। ये मानसिक और शारीरिक गुलामी की पराकाष्ठा है, जहां इंसान पैसा कमाने के लिए अपनी आत्मा तक को खोखला कर देता है। उसका स्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हाँ, सिर्फ दूसरों का दिया हुआ तंत्र ही बचा है। तो सवाल उठता है कि क्या पैसा या सफलता ही दुश्मन है, या फिर फर्क इस बात में है कि वो सफलता आई कैसे और टिकी किस पर है। यहाँ पर स्रोत को जाने माने उद्योगपतियों की तुलना करता है और बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, यहाँ पर अनिल अंबानी, विजय माल्या जैसे लोगों की तुलना एलन मस्क और बिल गेट्स से की गई है। और सेठी का तर्क क्या है? उनका तर्क है कि अंबानी और माल्या जैसे लोग सिर्फ बनिया की दुकान चला रहे थे। एक मिनट, ये बनिया की दुकान वाली बात थोड़ी कठोर नहीं है? आखिरकार उन्होंने भी तो बहुत बड़े बड़े अंपायर खड़े किए थे, हजारों लोगों को नौकरियां दी। नहीं नहीं, जरूर किए थे, और ये बात कठोर लग सकती है, लेकिन सेठी का तर्क व्यापार के आकार को लेकर नहीं, बल्कि उसकी बुनियाद को लेकर है। अच्छा, बुनियाद को लेकर। हाँ, उनका कहना है कि इन लोगों का तंत्र बाहरी था। वो पैसे, बैंक के लोन और मार्केट के भरोसे पर टिका था। उनकी पूरी ताकत और बुद्धि का मूल्यांकन उनके धन से होता था। जैसे ही वो बाहरी सपोर्ट हटा, जैसे ही पैसा गया और बैंक ने हाथ खींच लिए, उनका पूरा तंत्र ढह गया। उनकी बुद्धि भी उस पैसे के साथ चली गई। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि उनकी शक्ति उनकी अपनी नहीं थी बल्कि उधार की थी? एक तरह से। तो फिर एलन मस्क और बिल गेट्स अलग कैसे हैं? उनके पास भी तो पैसा और मार्केट का सपोर्ट है। बहुत बड़ा फर्क है। स्रोत के अनुसार मस्क और गेट्स सिर्फ व्यापारी नहीं है, वो अपनी बुनियाद में वैज्ञानिक और इंजीनियर है। अच्छा। उन्होंने स्वयं का एक विकसित तंत्र बनाया है।
एलॉन मस्क का तंत्र उसके दिमाग में है। हम्म, उसे पता है रॉकेट कैसे बनाना है, बैटरी कैसे बनानी है, सैटेलाइट कैसे काम करते हैं। सही बात है। आप आज उससे उसका सारा पैसा छीन भी लें तो भी वो ज्ञान तो उसी के पास रहेगा। वो फिर से कुछ बना लेगा। हम्म, यही स्वतंत्र है। उसकी शक्ति बाहरी नहीं आंतरिक है। बिल्कुल। हम्म, वाह, अब ये बात समझ में आई। तो असली बुद्धि पैसा गिनना नहीं बल्कि समस्याओं को सुलझाना है। अपने रास्ते की रुकावटों को दूर करने की क्षमता है। जैसे एक इंजीनियर ये पता लगाता है कि समंदर या दो पहाड़ों के बीच पुल कैसे बनाया जाए। वो प्रकृति की कठिनाइयों का हल खोजता है, न कि सिर्फ मुनाफे का। बिल्कुल। असली बुद्धि है बाधाओं को पार करने की क्षमता, चाहे वो भौतिक हो या मानसिक। जो व्यक्ति बाहरी संसाधनों पर निर्भर है, वो संसाधन हटते ही असहाय हो जाता है। और जिसके पास आंतरिक तंत्र है, हाँ, यानी ज्ञान, हुनर और समस्या को सुलझाने की मानसिकता, वो शून्य से भी शुरुआत कर सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार हम कैसे निकाल सकते हैं? संजय सेठी के विचारों के आधार पर सच्ची स्वतंत्रता या स्वतंत्रता किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। न पैसे पर, न रिश्तों पर, न समाज के दिए हुए स्टेटस पर। ये अपने अंदर एक मजबूत प्रणाली, एक आंतरिक तंत्र बनाने पर निर्भर करती है। हाँ, ये भय और निर्भरता से मुक्ति है। ये इस बात को समझने में है कि आपकी असली शक्ति आपके भीतर है, आपके ज्ञान में, आपके हुनर में। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो क्या है? स्रोत अंत में ये भी इशारा करता है कि एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोग जिन्होंने जबरदस्त आंतरिक तंत्र बनाए हैं, वो भी व्यक्तिगत जीवन में अकेलेपन और दुख से पीड़ित हैं। सही। उनकी स्वतंत्रता भी कहीं ना कहीं धन और वस्तुओं की दुनिया से जुड़ी हुई है। वो कोई पूर्ण आत्मिक स्वतंत्रता नहीं है। ये तो एक और भी बड़ी पहेली है। मतलब शायद स्वतंत्रता का कोई अंतिम पड़ाव है ही नहीं, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। शायद। तो आज हम अपने श्रोताओं के लिए ये अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक जगह कहा गया है कि दुख से शब्दों की हत्या हो जाती है। और शायद यही अंतिम गुलामी है, जब आप अपनी बात, अपना सच कहने की क्षमता भी खो देते हैं। सोचिए, हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे डरों और दूसरों पर निर्भरता के कारण अपने भीतर कौन सी मूक जेल बना लेते हैं। आपके अंदर का वो कौन सा संगीत है जो शायद दुनिया के शोर में बेसुरा हो गया है, और उसे फिर से सुर में लाने का पहला कदम क्या हो सकता है? नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही, मुझे लगता है, दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा विषय जो स्वतंत्रता, डर और आज के दौर की गुलामी के बारे में हमारी सोच को शायद हिलाकर रख दे। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जो दिमाग के विज्ञान, दर्शन और कुछ बहुत ही असली जिंदगी की कहानियों को एक साथ पिरोता है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम ये समझें कि लेखक स्वतंत्रता को कैसे देखते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है, स्वयं का तंत्र विकसित करना। हाँ, और इसी के जरिए हम देखेंगे कि कैसे कैसे समाज के सबसे कामयाब दिखने वाले लोग भी एक तरह से गुलामी की जिंदगी जी रहे हो सकते हैं। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। लेख की शुरुआत एक बहुत ही काव्यात्मक विचार से होती है कि हमारा दिमाग एक संगीत की तरह है। अब ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, लेखक कह रहे हैं कि जैसे संगीत में एक लय होती है, एक हार्मनी होती है, हाँ, वैसे ही हमारे दिमाग में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स एक लय में काम करते हैं। जब तक ये ताल बनी रहती है, हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं। अच्छा। लेकिन जैसे ही ये लय टूटती है, ये न्यूरॉन्स बिखर जाते हैं, और यहीं से लेखक के अनुसार मनोरोग पैदा होते हैं। और रोग का होना ही भय का होना है। इसी से जुड़ी लेख में एक बहुत असरदार लाइन है, मौत नहीं मारती है, भय मारता है। ये सिर्फ एक कहावत से कहीं ज्यादा लग रही है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। और यही इस पूरे तर्क का, आप कह सकते हैं, केंद्र है। लेखक का मानना है कि भय सिर्फ एक इमोशन नहीं है, बल्कि इस दुनिया की हर नकारात्मक चीज की जड़ है। चाहे वो बीमारी हो, अपराध हो, गरीबी, गुस्सा, अहंकार, सब कुछ। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। मतलब अहंकार या लालच जैसी चीजें डर से कैसे जुड़ी हो सकती हैं? ज्यादातर लोग तो इन्हें ज्यादा पाने की चाहत से जोड़ेंगे, डर से नहीं। सही सवाल है। इसे ऐसे देखिए, लालच के पीछे किस चीज का डर है? शायद इस बात का डर कि मेरे पास कम रह जाएगा, कि मैं दूसरों से पीछे रह जाऊंगा। अच्छा। एक डर। जब हम इस नजरिए से देखते हैं, तो हर नेगेटिव भावना के नीचे
डर की एक परत दिखने लगती है। अच्छा। तो डर एक तरह से हमारे पूरे सिस्टम को अंदर से हैक कर लेता है। और लेखक कहता है कि इसका सीधा असर हमारे सोचने पर पड़ता है। भय का मतलब है विचारों की मृत्यु। ठीक। यही। इसका मतलब जब डर हम पर हावी होता है तो हमारा दिमाग एक तरह से काम करना बंद कर देता है। हाँ, बिल्कुल। और इसका एक शारीरिक आधार भी है। जब विचार रुक जाते हैं तो हमारे मोटर न्यूरॉन्स के पहिए भी थम जाते हैं। यही न्यूरॉन्स तो दिमाग से शरीर तक मैसेज ले जाते हैं। हम्म। तो जब विचार मरते हैं तो हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं, सोच समझकर काम नहीं कर पाते। हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर नहीं रहते, बस एक पैसेंजर बन जाते हैं। यही तो है मानसिक गुलामी। और ये जो मानसिक गुलामी की स्थिति है, मुझे लगता है ये लेखक के दुख के आइडिया से सीधे जुड़ती है। उन्होंने दुख शब्द की बहुत ही अनोखी व्याख्या की है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने शब्द को तोड़ा है। दू यानी दूसरा। और ख यानी खाने वाला। बिल्कुल। तो दुख का मतलब हुआ जब कोई दूसरा आपको मानसिक रूप से खा जाए। यानी ये सिर्फ उदास होना नहीं है या ये तो अपनी पहचान खो देने जैसा है। जब हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारी कीमत किसी और के हाथ में चली जाती है, तो हम मानसिक तौर पर उनके द्वारा खाए जा रहे हैं। एग्जैक्टली। स्वतंत्रता का यही छीन जाना दुख का असली कारण है। और इसी पॉइंट से लेखक हमें आज के दौर की गुलामी के कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जिनके बारे में हम आमतौर पर सोचते भी नहीं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी-सादी तुलना से। एक टॉप आईटी इंजीनियर और एक सड़क किनारे सब्जी बेचने वाला। हाँ, सतह पर देखें तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एक तरफ इंजीनियर है जो महीने के 10 लाख कमा रहा है, यानी दिन के लगभग 33,000 रुपए। और दूसरी तरफ सब्जी वाला जो दिन के 400-600 रुपए कमा रहा है। जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर यहाँ गुलामी क्या है? उस इंजीनियर के पास तो सब कुछ है। बिल्कुल। लेकिन लेख हमें सतह के नीचे देखने को कहता है। वो 10 लाख कमाने वाला इंजीनियर रात में सोने के लिए नींद की गोलियों या शराब पर निर्भर है। हम्म। उसकी जिंदगी में तनाव है, दबाव है। वहीं वो सब्जी वाला अपनी दिन भर की कमाई से खुश है और रात को चैन की नींद सोता है। तो क्या लेखक ये कह रहे हैं कि इंजीनियर गुलाम है, उसकी जंजीरें कहाँ हैं? जंजीरें हैं, लेकिन वो शायद सोने की हैं। सोचिए, उस इंजीनियर का दिन कैसा होता होगा। सुबह उठते ही ईमेल्स, फिर डेडलाइंस, क्लाइंट कॉल्स, परफॉर्मेंस रिव्यूज। उसका 90% समय और ऊर्जा दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करने में चली जाती है। तो उसके पास पैसा है पर अपने समय और मन पर कंट्रोल नहीं है। हाँ, वो एक बड़े सिस्टम का एक छोटा सा पुर्जा है। बहुत कीमती पुर्जा, पर है तो पुर्जा ही। और सब्जी वाले को हम शायद गरीब समझकर नजरअंदाज कर दें, लेकिन क्या लेखक उसे ज्यादा आजाद बता रहा है? कहीं ये गरीबी का महिमा मंडन तो नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है। नहीं, लेखक गरीबी को अच्छा नहीं कह रहा। वो यहाँ एजेंसी की बात कर रहा है, यानी नियंत्रण। उस सब्जी वाले का अपना एक छोटा सा तंत्र है। अच्छा। आज कौन सी सब्जी लानी है, किस भाव में बेचनी है, ये सारे फैसले उसके अपने। उसका दायरा छोटा है, लेकिन उस दायरे का वो राजा है। तो दोनों ही अपनी इच्छाओं के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन एक की दौड़ उसे अंदर से खोखला कर रही है। और ये खोखलापन हमें गुलामी के एक और भी ज्यादा चौंकाने वाले उदाहरण की तरफ ले जाता है। हाँ, एक यूनिसेक्स मसाज पार्लर में काम करने वाले युवक की कहानी। ये कहानी वाकई झकझोर देने वाली है। एक 20-24 साल का लड़का जो एक रात में 30 से 50 हजार रुपए कमाता है, उसे अधेड़ उम्र की अमीर महिलाओं के पास भेजा जाता है। और वो लड़का खुद कहता है, मैंने 50-60 लाख रुपए कमाए, लेकिन मैं बॉडी से थक गया हूँ, मन से थक गया हूँ और भावनाओं से थक गया हूँ। ये निर्भरता और गुलामी का चरम रूप है। पैसा कमाने के लिए उसे ड्रग्स देनी पड़ती हैं ताकि वो काम कर सके जो उसका मन नहीं करना चाहता। उसका अपनी इच्छाओं पर, अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं बचा है। कुछ भी नहीं। और गुलामी का स्तर देखिए। लेख में बताया है कि उसकी शादी होने वाली है, पर उसकी जो क्लाइंट्स हैं वो उसे शादी नहीं करने दे रहे। उनकी शर्त है कि शादी के बाद भी उसे हर रात उनके पास आना होगा। मतलब उसकी पूरी जिंदगी अब दूसरों की शर्तों पर चलेगी। और ठीक यहीं पर लेखक विश्वास और निर्भरता के खतरे की बात करता है। उस लड़के ने आसान पैसे के सिस्टम पर भरोसा किया और आज वो पूरी तरह से गुलाम बन चुका है। और ये विश्वास वाली बात सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं है। लेख में बड़े-बड़े उद्योगपतियों का भी जिक्र है। हाँ, जैसे रेमंड कंपनी के मालिक विजयपथ सिंघानिया का उदाहरण है, जिन्हें उनके ही बेटे ने, जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, घर से निकाल दिया। यहाँ लेखक विश्वास को एक कमजोरी की तरह दिखा रहा है।
ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। किसी पर विश्वास ना करें, यहाँ तक कि अपने परिवार पर भी नहीं। क्या लेखक सच में यही कह रहा है? मुझे नहीं लगता कि लेखक का मतलब है कि हम किसी से प्यार ना करें। यहाँ बात व्यक्तिगत रिश्तों से ज्यादा तंत्र की है। लेखक का तर्क ये है कि सिंघानिया की गलती सिर्फ अपने बेटे पर आंख बंद करके भरोसा करना नहीं थी। तो फिर क्या थी? उनकी गलती थी एक ऐसा बिजनेस एम्पायर बनाना जो इतना नाजुक था कि एक व्यक्ति के बदलने से ढह जाए। उनका अपना स्वतंत्र मजबूत नहीं था, वो किसी और पर निर्भर था। अच्छा, तो ये वैसा ही है जैसे भारत के राजाओं ने अंग्रेजों पर भरोसा किया और अपनी सल्तनतें खो दी। बिल्कुल, उनकी निर्भरता ही उनकी बर्बादी का कारण बनी। और यही पैटर्न हमें अनिल अंबानी, विजय माल्या, सुब्रतो राय सहारा, इन सब में दिखता है। सबके पास बेशुमार पैसा। हाँ, लेकिन लेखक के शब्दों में वो एक बनिया की दुकान चला रहे थे। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ पैसे के लेन देन पर टिका था। उनका अपना कोई मौलिक तंत्र नहीं था। जैसे ही पैसे का बहाव रुका, पूरा ढांचा बिखर गया। इन सभी कहानियों के बाद सवाल उठता है, तो फिर सच्ची स्वतंत्रता क्या है? समाधान क्या है? समाधान के लिए लेखक हमें फिर से स्वतंत्रता शब्द की मूल परिभाषा पर ले जाता है। स्व प्लस तंत्र प्लस ता, यानी स्वयं का तंत्र विकसित कर लेना। ये सिर्फ बाहरी आजादी नहीं है, ये अपने अंदर एक ऐसा सिस्टम बना लेना है जो बाहरी चीजों पर, लोगों पर या पैसे पर निर्भर ना हो। बिल्कुल, और इसी को समझाने के लिए एलन मस्क और बिल गेट्स का उदाहरण दिया गया है। लेखक का तर्क है कि वे सिर्फ अमीर बिजनेसमैन नहीं है। वो वैज्ञानिक है। हाँ, वो आविष्कारक हैं। उनका असली तंत्र पैसा नहीं है, बल्कि उनका ज्ञान है, उनकी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज एलन मस्क का सब कुछ लुट जाए, तो भी वो अपने दिमाग के दम पर शायद फिर से सब कुछ खड़ा कर लेंगे। पर अनिल अंबानी के साथ ऐसा नहीं हुआ। ठीक यही बात है। मस्क और गेट्स ने अपने भीतर एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो पैसों पर निर्भर नहीं है, बल्कि पैसा उस सिस्टम का एक नतीजा है, एक बाय प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। लेख ये भी कहता है कि एलन मस्क और बिल गेट्स भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। हाँ, उनके पास धन और वस्तुओं की स्वतंत्रता तो है, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन को देखें तो वो भी अकेलेपन और दुख का अनुभव करते हैं। तो स्वतंत्रता का एक और स्तर भी है। बिल्कुल। और यहीं पर लेखक मन और बुद्धि के बीच का फर्क समझाता है। लेख की एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, मन की इच्छा बुद्धि की शत्रु होती है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। इच्छा के बिना तो कोई इंसान कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर मन की इच्छा बुद्धि की दुश्मन कैसे हुई? लेखक के नजरिए से मन वो हिस्सा है जो हमेशा और ज्यादा चाहता है। वो हमें इच्छाओं, वासनाओं के पीछे दौड़ाता है। मन को तत्काल संतुष्टि चाहिए, और यही मन हमें गुलाम बनाता है, अपनी ही इच्छाओं का गुलाम। तो फिर बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का असली काम इच्छाओं के पीछे भागना नहीं है। बुद्धि का काम है रास्ते की रुकावटों को दूर करना। जैसे एक इंजीनियर को समंदर पर पुल बनाना है, तो हजारों मुश्किलें आएंगी। हाँ, लहरें, मौसम। सही। बुद्धि का काम इन मुश्किलों को पहचानना और एक एक करके उनका समाधान निकालना है। बुद्धि समस्या का समाधान करती है, मन सिर्फ इच्छा करता है। और ये बात उन गिरे हुए उद्योगपतियों पर कैसे लागू होती है? जब तक उनके पास पैसा था, दुनिया उन्हें बहुत बुद्धिमान मानती थी। उनकी बुद्धि की तारीफ होती थी। लेकिन जैसे ही पैसा खत्म हुआ, उनकी वो तथाकथित बुद्धि भी जैसे गायब हो गई। इससे साबित होता है कि असली मालिक धन था, वे नहीं। वे धन के गुलाम थे, बुद्धि के स्वामी नहीं। तो आज की इस चर्चा से हमने कुछ बहुत गहरे विचार समझे हैं। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बाहरी बंधनों से आजादी नहीं है, नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक स्वतंत्र, अपना खुद का एक मजबूत सिस्टम बनाने के बारे में है। और ये भी कि निर्भरता, चाहे वो पैसे पर हो, लोगों पर या नौकरी पर, एक तरह की गुलामी ही है। और इन सब बीमारियों की जड़ में एक ही वायरस है, भय। लेख का अंत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत बात से होता है, जो शायद इन सभी विचारों का सार है। हाँ, लेखक कहता है, स्वतंत्रता को शब्दों में लिखना एक असंभव कार्य है। ये कोई परिभाषा नहीं है जिसे आप रट सकें। ये एक भाव है, एक एहसास है, स्वयं का मूल्यांकन। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम पूरी तरह से समझकर हासिल कर सकते हैं। इसे शायद सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। और यही से हमारे सुनने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर सच्ची स्वतंत्रता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, अगर ये सिर्फ एक एहसास है, तो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में अपने जीवन में
वो कौन सा एक छोटा सा काम या फैसला हो सकता है जो हमें उस एहसास के करीब ले जाए, भले ही उसे हमारे अलावा कोई और न समझे। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you. If you like our channel, please subscribe, like, and share. Sanjay Sethi, Word Money.